दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी, आपका हमसफर, आपका पसंदीदा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर, जिसे आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से। और कम्युनिटी कलर्स वो प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए लाते हैं अलग अलग सेगमेंट्स और डिसेबिलिटी न्यूज़ तो होती ही हैं, तरह तरह के सेगमेंट्स वक्त वक्त पर इस प्रोग्राम में पेश किए जाते रहे हैं और जाते रहेंगे भी, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग। और आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों डिसेबिलिटीज़ ऐड की गई हैं RPWD एक्ट 2016 में, उन 21 डिसेबिलिटीज़ को बारी बारी से ब्रीफ डिस्क्राइब भी किया था। और समय समय पर ऐसे ही दूसरे सेगमेंट्स भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और जॉब अलर्ट्स तो हम साथ के साथ आपको देते ही रहते हैं। प्रोग्राम का एडिटोरियल माय ओपिनियन सेक्शन भी आपके लिए पेश किया जाता है दानिश महाजन के साथ, तो ये प्रोग्राम आप सुनते रहिए। और अब बिना वक्त गवाए प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप इस प्रोग्राम के लिए और रेडियो उड़ान के तमाम दूसरे शोज के लिए अपने फीडबैक्स दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, जहां पर जाकर आप अपना फीडबैक एक छोटा सा फॉर्म फिल करके दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पर भी आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, या हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan। हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप रेडियो उड़ान के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। आपके सजेशंस, आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते रहेंगे और जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते रहेंगे। तो बहरहाल आइए बढ़े प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की ओर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल बनाए जाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय व्यवस्था को डिजिटाइज बनाए जाने की घोषणा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के मौके पर वर्ल्ड पेरेंट्स हीमोफीलिया एसोसिएशन बनाए जाने की हुई घोषणा। केरला की MBBS स्टूडेंट लड़ रही अपनी डिसेबिलिटी सेरेब्रल पैल्सी और नेशनल सिस्टम से। दिव्यांगजनों की समस्या के निवारण के लिए बिहार में मॉनिटरिंग कमेटी का किया गया गठन। और पंजाब में कम पेंशन की वजह से तकलीफें उठा रहे दिव्यांग पेंशन माहवार सिर्फ 750 रुपए। न्यूज हेडलाइंस के बाद अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन से पहले एक छोटा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपको बता दूं कि आप हमें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऐप्स डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं और गूगल होम, एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर पीसी के लिए विनैम्प और वीएलसी जैसे मीडिया प्लेयर्स के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं। तो ये तो रहा हमें आप कैसे सुन सकें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए अब बढ़े प्रोग्राम की ओर। तो आइए ले चलें आपको डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। दिव्यांग जनों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का किया गया गठन। बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त श्री शिवाजी कुमार ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी है कि विकलांग लोगों की सहायता और कल्याण के हेतु सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो लाभुक इस योजना से वंचित रह गए या किसी कारण उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। 18 अप्रैल को हुई इस बैठक में अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गठित समिति के सदस्य और चुने हुए दिव्यांगजन एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय दिव्यांगजन अनुश्रवण समिति यानी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। सभी प्रखंडों के लिए समिति में एक अध्यक्ष एवं एक सचिव के साथ 3 सदस्यों का चयन किया गया। सभी चुने गए अध्यक्षों एवं सचिवों को डॉक्टर कुमार ने शुभकामनाएं दी है और कहा है कि आप सभी आज से अपने पंचायत, प्रखंड एवं जिलों में जाकर दिव्यांगों से जुड़े और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मदद करें एवं 100 से अधिक दिव्यांग जनों की समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुलझाया जाए। इस कार्य में जिलों के और प्रखंडों के तमाम पदाधिकारी गण आपका साथ देंगे। फ्रेंड्स, पिछले साल भी डॉक्टर कुमार ने पंचायत स्तर पर लगभग 7051 दिव्यांग मित्र समितियों का गठन किया था। साथ ही 500 से अधिक प्रखंड स्तर की और 91 से ज्यादा जिला स्तर की समितियां भी बनाई थी। इसमें कोविड पैंडेमिक के चलते 38 से भी ज्यादा समीक्षा समितियां भी बनाई गई थी। लेकिन अब कोविड के इस नए स्ट्रेन के चलते कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दिव्यांग जनों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हाल ही में गठित की गई ये नई दिव्यांग मित्र समितियां दिव्यांगों की मुश्किलों का जायजा लेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि उनके प्रश्नों को सुलझाने के लिए पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर किसी व्यक्ति का चयन किया जाए। इस तरीके से कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दिव्यांगों को भी सरकार मदद का हाथ दे पाएगी। दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को बेहतर ढंग से समझने के हेतु लिखे गए एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है महत्वपूर्ण पत्रों, परिपत्रों एवं आदेशों का संकलन। स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर श्री शिवाजी कुमार द्वारा संपादित इस पुस्तक में अधिनियम 2016 से जुड़े महत्वपूर्ण पत्रों, सर्कुलर्स एवं आदेशों का संकलन किया गया है। विमोचन का ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग पटना के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण बिहार सरकार श्री अतुल प्रसाद, अपर आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शंभू रजक, राज्य आयुक्त निःशक्तता श्री शिवाजी कुमार के साथ ही समाज कल्याण के अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे। श्री अतुल प्रसाद ने बताया कि इस पुस्तक को डॉक्टर कुमार ने गहन अनुसंधान करके दिव्यांगों से जुड़े हर एक पहलू को ध्यान में रखकर लिखा है। ये पुस्तक विशेषज्ञों के साथ साथ दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों, प्रशासन एवं समाज को काफी फायदेमंद साबित होगी। श्री अतुल प्रसाद ने आगे कहा है कि अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग कोटियों या वर्गों की संख्या 21 कर दी गई है, जिसे डॉक्टर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक 21 प्रकार की दिव्यांगता में आसानी से समझा जा सकता है। आगे श्री अतुल प्रसाद जी ने डॉक्टर कुमार द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण की भी सराहना की।
इसके बाद श्री शंभू रजक ने कहा कि डॉक्टर कुमार का बिहार के दिव्यांगों के प्रति किया गया ये काम सराहनीय है। इनके द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें सहज और सरल भाषा में लिखी गई हैं। खासकर द बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नामक पुस्तक तो समाज के हर एक वर्ग को पढ़नी चाहिए, जिससे हम सभी मिलकर दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण की निर्मित कर सकेंगे। इस विमोचन पर बिहार के कई जिलों के दिव्यांगजन समूहों ने अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि डॉक्टर कुमार द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हम सभी दिव्यांगजनों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। और अब सुनते हैं दुर्लभ बीमारियों के अनुसंधान से जुड़ी एक सरकारी घोषणा। दोस्तों, हाल ही में एक समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि रेयर डिसीजेस या दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित रोगियों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिलेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार हाल ही में अधिसूचित नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ये सहायता उन दुर्लभ बीमारियों के लिए दी जाएगी जिन्हें एक बार उपचार की जरूरत होती है। नेशनल पॉलिसी में इन बीमारियों को ग्रुप 1 या समूह क्रमांक 1 में सूचीबद्ध किया गया है। फ्रेंड्स, इस वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी को बिलो पॉवर्टी लाइन होने की जरूरत नहीं है। बीपीएल के बाहर का व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है। ये लाभ लगभग 40% आबादी को दिया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र होंगे। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ये वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत दी जाएगी, न कि आयुष्मान भारत की जन आरोग्य योजना के तहत। इसके अलावा रेयर डिसीजेस पॉलिसी में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कॉरपोरेट्स और आम लोगों को इलाज के हेतु मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बदल रहा है स्वास्थ्य से जुड़ा साहित्य, कर रहा है असर हमारे रिश्तों पर। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले द कॉन्वर्सेशन नाम के ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्र में विक्टोरिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की लेक्चरर सिंथिया स्पैडा का एक लेख प्रसिद्ध किया गया था। इसमें सिंथिया ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 के वायरल संक्रमण के अलावा इस महामारी से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का लोगों के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी इकट्ठा की है। महामारी के तनाव से गुजरे एक साल में ये तो स्पष्ट हो गया है कि अलग अलग रिश्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने मायने रखते हैं। शरीर और मन के बीच का रिश्ता, आपके अपने लोगों से निभाया आपका रिश्ता तथा आपका अपने समाज से रिश्ता, ये रिश्ते आपकी जिंदगी पर गहरा असर करते हैं। कोरोना पैंडेमिक से पहले भी इन रिश्तों पर संशोधन किया जा चुका है। लोग पहले भी नशीली दवाइयों से होने वाले नुकसान या कैंसर से जुड़े अपने अनुभव बताते थे, लेकिन ये आर्टिकल है शरीर और उसके वातावरण में होने वाले बदलावों को जिस अंदाज से पब्लिश या प्रकाशित किया जाता है उसके बारे में। सिंथिया कहती हैं कि मुझे इस बात में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि कुछ शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य से जुड़ी साहित्य पढ़ने और हमारे दीर्घायु होने के बीच एक कड़ी होने का उल्लेख किया है। पहले भी लेखकों ने ये पता लगाया है कि लोगों की सामाजिक भूमिकाएं और उनकी पहचान उनके रिश्तों पर कैसे असर करती है। हम कई लोगों से कैंसर की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन जब किसी पर यह कहानी बताने की बारी आती है तो इसे बयान करना कितना मुश्किल हो जाता है। सिंथिया आगे कहती है कि उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि आज के महामारी के दौर में प्रकाशित होने वाला स्वास्थ्य साहित्य का शरीर और वातावरण के रिश्ते पर क्या असर होता है। इससे हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है। जब हम सब ये समझ जाएंगे कि हम मानव एक विशालकाय नेटवर्क है, तब हम वैक्सीन को व्यापक रूप से वितरित करने में भी सफल हो जाएंगे। ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट मैकफर्लेन कहते हैं कि पर्यावरण से जुड़े संकट हमारे साहित्य और कला पर अपना असर डालते रहेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ा ये नया साहित्य हमें याद दिलाता रहेगा
कि एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा इस पृथ्वी के साथ हमारा एक रिश्ता है। निकट भविष्य में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जल और वायु प्रदूषण के प्रभाव भी हो सकते हैं। अनीश चागंटी ने बताया फिल्म में विकलांग एक्टर को कास्ट करने के फायदों के बारे में। भारतीय अमेरिकी मूल के फिल्म निर्माता अनीश चागंटी ने अभी तक कई जानी मानी फिल्में जैसे सर्चिंग और रन प्रदर्शित की है। सारा पॉल्सन और कियारा एलन के साथ बनाई गई रन मूवी एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने विकलांग बेटी की देखभाल में लगी रहती है, लेकिन जल्द ही ये पता लगता है कि उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं है। असल जिंदगी में व्हील चेयर बाउंड कियारा एलन ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। कियारा को इस फिल्म के लिए चुना गया तो निर्माता अनीश इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे और बाकी यूनिट को भी वो ये समझाते थे कि कैसे कियारा की जगह कोई और व्यक्ति इस रोल के लिए ठीक नहीं है। कियारा की सलाह और उसके अपने दम पर काम करने की क्षमता सेट पर काफी सकारात्मकता पैदा कर देती थी। निर्माता अनीश चागंटी का कहना है कि रन फिल्म के द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक था विकलांग एक्टर को मुख्य भूमिका देकर कास्टिंग के डर को दूर करना। कितने ही निर्माताओं को ये लगता है कि विकलांग व्यक्ति को टीम में लेने से कार्य की गति धीमी पड़ सकती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को नापसंद कर दिया, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो ये कहे कि कियारा को फिल्म में लेना एक गलती थी। ये फिल्म व्हीलचेयर से बंधी एक लड़की की थी। अगर शूटिंग के दौरान कोई गलती हो भी जाती थी तो उसी समय कियारा हमें बता देती थी, जिसकी वजह से फिल्म सही मायनों में असली जिंदगी के बहुत करीब लगती है। ये अच्छी बात है कि इस फिल्म के दर्शक और हॉलीवुड ये समझ जाएंगे कि किसी डिसेबल्ड एक्टर को मुख्य किरदार देने में कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों, पिछले साल रिलीज हुई मलयालम फिल्म सी यू सून अनीश चागंटी की फिल्म सर्चिंग से इंस्पायर्ड थी। इसकी सराहना करते हुए अनीश ने कहा कि भारतीय फिल्मों में इस तरह का बदलाव देखना मुझे अच्छा लगा। वर्ल्ड बैंक कर रही है दिव्यांग जनों के हितों को नजरअंदाज। द वर्ल्ड बैंक 1947 से विकासशील देशों में गरीबी कम करने वाला और निरंतर विकास परियोजनाओं को लागू करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन अब ये संस्थान विकलांगता अधिकारों के अपने व्यापक उल्लंघन के लिए काफी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है। अपनी पहचान को जाहिर न करने की शर्त पर वर्ल्ड बैंक के डिसेबिलिटी सपोर्ट के एक प्रवक्ता ने इंटर प्रेस सर्विसेज IPS न्यूज एजेंसी को बताया कि बैंक अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के पीछे छुपकर कई संजीदा मामलों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इनमें विकलांग लोगों द्वारा दायर किए गए यौन उत्पीड़न के, भेदभाव के और दुरुपयोग के कई मामले शामिल है। ऐसा कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ढांचा नहीं है जिसके प्रति वर्ल्ड बैंक को जवाबदेह ठहराया जा सके। वर्ल्ड बैंक ना तो UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ PWD को जवाबदेह है और ना ही ये अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ADA के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड बैंक की एक सहयोगी संस्था मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एक पूर्व निदेशक आंद्रे होवेगिमियन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान घायल या विकलांग हुए कर्मचारियों को वर्ल्ड बैंक बहुत ही निराशाजनक व्यवहार दे रही है। उल्टे ऐसे कर्मचारियों को देखभाल और सम्मान भरा व्यवहार मिलना चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक पर लगे ये आरोप वॉशिंगटन DC में 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच आयोजित 2021 स्प्रिंग मीटिंग के दौरान सामने आए। वर्ल्ड बैंक के एक अन्य विकलांग पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मैंने 5 प्रतिष्ठित डॉक्टरों के निष्कर्ष और प्रमाण बैंक में प्रस्तुत किए, फिर भी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले कंपनसेशन से मुझे वंचित रखा गया। मुझसे ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक को अमेरिकी कानूनों के तहत कुछ विशेषाधिकार है और प्रतिरक्षा कानून दिए गए हैं जिसके तहत वे ये निर्णय ले सकते हैं। वहीं एक तीसरे पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मैं विकलांगता समूह का हिस्सा बनकर भी हतोत्साहित और कमजोर महसूस करता हूँ। बैंक प्रशासन में विकलांग लोगों के लिए उचित शासन और पारदर्शिता नहीं है।
वर्ल्ड बैंक के विकलांगता सहायता समूह ने बताया कि पिछले 3 सालों में वर्ल्ड बैंक में विकलांग कर्मचारियों ने और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम से जुड़े कई लोगों ने बहुत बार अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। यहाँ के दिव्यांग कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है और वर्ल्ड बैंक ये सब काफी चतुराई से नजरअंदाज करते जा रही है। दोस्तों, यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन ने अपने 2 महीने के खास ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है। भारत के कई हिस्सों में कार्यरत यूथ फॉर जॉब्स विकलांग उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देती है और उन्हें रोजगार के मौके भी प्राप्त कराती है। यूथ फॉर जॉब्स विकलांग लोगों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए उनके क्षेत्र से जुड़े इंटरव्यूज भी अरेंज करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऐसे कई मुद्दों पर आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विकलांग युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजेश 9840108156 पर या देवराज 9003280992 पर। ईमेल द्वारा संपर्क करने के लिए आईडी है ccpe.chennai@youth4jobs.org या फेसबुक पेज है यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन/D। खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुनेंगे कुछ और समाचार। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Welcome back to your own favorite show, Community Colors, only on Radio Udan, a flight of life. Here we go with the detailed news bulletin. पंजाब में एक बार फिर सरकार की फॉल्टी पॉलिसीज का मुद्दा गरमाया है, जहां पर 50 या उससे अधिक प्रतिशत वाले डिसेबल लोगों को महीनावार 700 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। देखा जाए तो दूसरे राज्यों में ये पेंशन राशि 1500 से लेकर 2000 तक पहुंचती है, लेकिन पंजाब में अब भी यह राशि, फिर चाहे वह दृष्टिबाधित हो या पूरी तरह पैरालाइज्ड हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पूरी तरह अपने माँ बाप या दूसरों पर डिपेंडेंट हो, उसके लिए भी सेम असिस्टेंस प्रदान की जाती है। पटियाला के गुरुसेवक सिंह जो 2018 में पैरालाइज्ड हुए थे, जिनके अपर और लोअर लिम्स एक एक्सीडेंट के दौरान पैरालाइज्ड हुए, उनके पिता को हफ्तावार 1000 रुपए उनके यूरिनरी कैथेटर चेंज करवाने में लगाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि गुरसेवक सिंह गॉट हर्डर हैं, जो कि हफ्तावार 1000 रुपए अपने बेटे पर खर्च करते हैं। इतना पैसा न होने पर भी वो ये खर्चा उठाने को मजबूर हैं। गुरसेवक सिंह का कहना है कि वो दिल्ली जाकर इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। सरकार की इस फॉल्टी पॉलिसीज की वजह से पंजाब के सभी डिसेबल्स को 750 रुपए महीनावार पेंशन दी जाती है। पटियाला के गुरुसेवक सिंह का कहना है कि सरकार को इस नीति को पुनर्विचार करके संशोधित करना चाहिए। पटियाला के सोशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वीरेंद्र टिवाना का कहना है कि गुरसेवक सिंह की पेंशन अप्रूव कर दी गई है और उन्हें इस महीने 750 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि सरकार द्वारा पहले ही यह ऐलान किया जा चुका है कि इस पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप रीडिंग कैसे करें या आप नई नई किताबें पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए आप भटक रहे हैं, तो नैब दिल्ली आपके लिए लाया है एक और इंटरेस्टिंग वेबिनार। 24
अप्रैल 2021 को शाम 4 बजे से, जिसे आप नैब दिल्ली का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके इस वेबिनार को एंजॉय कर सकते हैं। तो नैब दिल्ली का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/nabdelhi। ये वेबिनार उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। भारत की न्याय प्रणाली को किया जा रहा है डिजिटल। फ्रेंड्स, भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टेक्नोलॉजी अपनाने का और लागू करने का निश्चय किया है। इसके हेतु एक ई कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। डिजिटाइजेशन के इस पहले चरण में कुल 13,500 अदालतों में हार्डवेयर की खरीद और स्थापना, नेटवर्क कनेक्टिविटी, केस रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और केस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का काम किया गया। इसके दूसरे चरण में नागरिकों के लिए ई फाइलिंग और ई पेमेंट जैसे डिजिटल सेवाओं को बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ई कमेटी ने ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए एक ड्राफ्ट विजन भी तैयार किया है। ये चरण एक ऐसी प्रणाली को लागू करेगा जो अदालतों की पहुंच, समावेश और दक्षता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इस पहल के बाद भारत के नागरिकों के लिए ई फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और डिजिटल रूप से सक्षम सुनवाई को बढ़ावा देना संभव हो सकेगा। इसके तहत क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल रूप में ऑर्डर भी उपलब्ध किए जाएंगे। वकीलों के लिए किसी भी स्थान से डिजिटल रूप से केस फाइल करना संभव हो सकेगा। न्यायाधीशों के लिए कानूनी अनुसंधान और AI सहायता प्राप्त निर्णय लेखन उपकरण प्रदान किए जाएंगे। न्यायालयों को अपनी मूल अदालत से लेकर अपीलीय अदालतों तक मामलों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। कोर्ट स्टाफ के लिए फाइलिंग का समय कम हो जाएगा और संबंधित त्रुटियां भी घटेंगी। दोस्तों, इसमें खुशी की बात तो है कि अब कोर्ट में हाजिर हुए बगैर ही हम कार्यवाही वर्चुअली भी चला सकेंगे। आशा करते हैं कि डिजिटाइजेशन हमारी न्याय व्यवस्था को गति प्रदान करे और तारीख पे तारीख ना पड़ती रहे। की गई हीमोफीलिया पेरेंट्स एसोसिएशन की घोषणा। दोस्तों, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया एवं अन्य अनुवांशिक खून के बहाव के विकारों के बारे में जागरूकता फैलाकर मनाया जाता है। राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन कार्यालय व बिहार सरकार की ओर से विश्व हीमोफीलिया रोग जागरूकता दिवस पर एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बताया कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आमतौर पर ये बीमारी पुरुषों में ही होती है और महिलाएं ज्यादातर सिर्फ कैरियर होती हैं। जब भी हीमोफीलिया के पेशेंट को कहीं चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो खून का बहाव रुकता ही नहीं है। इसी वजह से हीमोफीलिया एक जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान एक हीमोफीलिया पेरेंट्स एसोसिएशन बनाने का निर्णय भी लिया गया। वहीं हीमोफीलिया सोसाइटी के पटना चैप्टर ने स्वास्थ्य विभाग से बिहार के 7 जिलों में डे केयर सेंटर खोलने की भी मांग की। हीमोफीलिया अवेयरनेस के इस वेबिनार में सरकार से एक और महत्वपूर्ण मांग करने का निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में हीमोफीलिया के रोग के इलाज के लिए सरकार से अनुदान और विशेष सहायता भी मांगी गई है। साथ ही साथ इस वेबिनार में स्पाइना बाइफिडा रोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का निर्णय भी लिया गया। केरला की MBBS स्टूडेंट लड़ रही हैं अपनी सेरेब्रल पाल्सी से और एक राष्ट्रीय प्रणाली से। दोस्तों, जानते हैं अश्वथी के बारे में। 20 साल की अश्वथी जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और केरला के मलप्पुरम के एक गरीब परिवार से आती है। 2020 में NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में उन्हें अच्छे गुण प्राप्त हुए थे, लेकिन मंजेरी के मेडिकल कॉलेज ने उन्हें स्पेशल कोटा में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अश्वथी केरला हाईकोर्ट के पास अपनी याचिका लेकर गई, जहां पर उनकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन की गई और हाई कोर्ट ने जनवरी 2021 में अश्वथी के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
अब द नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है। NMC का कहना है कि इस आदेश में कई ऐसे सामाजिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं जिनका पूरे देश में हर शैक्षणिक वर्ष में बड़ी संख्या में कई मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस पर अश्वथी ने अपने मजबूत इरादों के साथ जवाब दिया है कि वो ये केस भी लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि बचपन से ही मेरा अधिकतम जीवन अस्पताल में बीता है, इसीलिए चिकित्सा जगत से मेरा एक अनोखा नाता भी बन गया है। डॉक्टर बनने के मेरे सपने को तोड़कर और मेरे भविष्य को बर्बाद करके किसी को भला क्या फायदा होगा। उच्च न्यायालय में अश्वथी के पक्ष में लड़ते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कलीश्वरम राज ने कहा कि अश्वथी की विकलांगता का स्तर 63.3% है। नियमों के अनुसार 40% से ऊपर और 80% के निचले स्तर वाले व्यक्ति को स्पेशल सीट मिलनी चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा। मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्यालय सहायक चौबदार यानी ऑफिस असिस्टेंट के पद के रिक्ति की घोषणा की है। इस पद के लिए कम से कम 8वीं पास की योग्यता होना जरूरी है। इस पद के लिए लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कुष्ठ रोग का इलाज लेने वाले, एक हाथ या फिर एक पैर में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बौनापन, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और एसिड अटैक पीड़ित लोग आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का स्थान तमिलनाडु चेन्नई में होगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून 2021 है। अधिक जानकारी के लिए आप सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के जॉब पोर्टल पर विजिट करें, जिसका लिंक है www.sarthakindia.org, या आप विजिट करें सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का फेसबुक पेज अथवा संपर्क करें 011-4200-4238 पर। आइए अब आपको prelims-simplified.com के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। दृष्टिबाधित लोग जो IAS, IFS जैसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टडी मटेरियल और गाइडेंस, और ये तब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब स्टडी मटेरियल या दूसरी सारी चीज़ें एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए स्पर्श गुप्ता 2019 IAS बिहार बैच काड्रे और सौरभ कुमार 2019 IFS काड्रे कर्नाटका द्वारा एक पेज www.prelimssimplified.com लॉन्च किया गया है, जहां पर उन सभी डिफरेंटली एबल्ड और दृष्टिबाधित IAS, IFS, IPS जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करने वाले ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई है, जहां से न्यू कमर्स गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखें www.prelimssimplified.com। डिटेल न्यूज बुलेटिन के बाद अब आइए वक्त एक और छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का एडिटोरियल और आखिरी सेगमेंट माय ओपिनियन आपके लिए पेश करेंगे दानिश महाजन। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर। ब्रेक के बाद मैं आपका दोस्त पुनीत आपके साथ एक बार फिर से प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट लेकर हाजिर हूं। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम का एडिटोरियल भी जिसे आप कह सकते हैं सेगमेंट आपके लिए माय ओपिनियन या हमारी राय। आइए सुनते हैं।
या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे शो में शामिल करने की। दोस्तों, जब भी हमारे घर में कोई डिसेबल्ड पैदा होता है तो जाहिर है कि कोई खुश तो नहीं होता कि, लेकिन उनको एक जो सबसे बड़ी चिंता होती है कि अब ये सरवाइव कैसे करें, इसके खर्चे हम कैसे हैंडल करेंगे, ये करेगा क्या बड़े होकर। ये तमाम चीज़ें बचपन से शुरू हो जाती हैं और कई डिसेबिलिटीज़ सीवियर डिसेबिलिटीज़ होती है जिसमें मेडिकल खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। हीमोफीलिया है, कई थैलेसीमिया है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं, क्रॉनिक पेन है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इन्हें टैकल करने, बहुत सारे लोग इन्हें सही से टैकल नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि फाइनेंस की प्रॉपर प्लानिंग ना करना। लाइफ में सब कुछ किया जा सकता है प्लानिंग के साथ। तो एक मुंबई इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपा है, उसकी कुछ बातें करूंगा और कुछ अपनी बातें करूंगा जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंक्लन ट्रस्ट इंटरनेशनल स्टडी 2018 ये कहती है कि हर 10 साल के बच्चों के बीच 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जबकि 100 में से हर 8वें बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है किसी ना किसी तरह की। यानी कि नंबर बहुत हाई है अगर इस स्टडी से मांगे। और ये भी सच है कि बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ पर बहुत खर्चा आता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि हम दुआ करते किसी के घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा ना पैदा हो, लेकिन हो तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को आप कैसे प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अर्थ यंत्रा के CEO नितिन वायकरण ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, सबसे पहले डिसेबिलिटी को डायग्नोस करवाना चाहिए या करना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या है। तीसरा, डिसेबिलिटी की डिग्री क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तब तक आप अपने फाइनेंस को प्लान कर ही नहीं सकते। इंडिया में दिक्कत ये है दोस्तों कि आप सभी को मालूम है, IRDA ये कहता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहती है कि सबको इंश्योरेंस देना चाहिए, बट द रियलिटी ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो क्या करते हैं कि अपना पैसा या तो FD में लगाते हैं या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान लेते हैं ताकि सेफ रहे, रिस्क नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर दिनेश रोहिरा जो 5names.com के फाउंडर है वो कहते हैं ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म मेडिकल एक्सपेंसेस या लॉन्ग टर्म जो आपके खर्चे हैं, देखिए दोस्तों, मेडिकल खर्चे ही नहीं होते पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के। उसके अलावा अगर कोई जिनको थेरेपी चाहिए 1000 रुपये एक सेशन का लगता है, 500 से 1000 रुपया। कई बार उन्हें दिन में 2 लेने पड़ते हैं। दवाइयाँ कई डिसेबिलिटीज़ में बहुत महंगी है। कई बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के कई ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जिसमें खर्चा वाकई बहुत ज़्यादा आता है और ये एक रियलिटी बन जाती है पेरेंट्स के लिए, एक टेंशन बन जाती है कि कैसे टैकल करें। ना तो वो अपने बच्चे को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि जितना अच्छा वो कर सके, और दूसरी तरफ उनके पास पैसा नहीं होता। तो पहली चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका पैसा है आप उसे फिक्स डिपॉजिट या ट्रेडिशनल प्लान में ना रख के इक्विटी में लगाएं, जहां आपको अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लान। इन सेफ मत खेले, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। लिक्विड फंड्स में जो आपके डेली के खर्चे हैं, तो जो
छोटे मोटे खर्चे हैं वो कैश फ्लो में या लिक्विड आप फंड्स में डाल सकते हैं, वहाँ आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी में पैसा जरूर डालें, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस, बिगर लाइफ इंश्योरेंस ले, ताकि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चे के पास उसके बाद एक अच्छा अमाउंट हो, कम से कम वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को उनका गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, पहले बिल बना के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, वो बाद में हमारे बच्चे को एक्सप्लॉइट करेगा फाइनेंशियली भी फिजिकली भी, तो आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। उसके बायलॉज उस तरीके से बना सकते हैं कि जिससे बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। ये हो गई 2 चीज़। तीसरी बात, जो भी आपके ऑफिस का फंड है आप उसे छेड़े ना, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दें। कई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उनका तो कवर होता है, तो वेल एंड गुड है। जिनका नहीं होता तो कोशिश करें लाइफ इंश्योरेंस लेने की, हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, अगर कोई कंपनी देती है। कई कंपनियां हैं जो स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देती हैं, तो कोशिश करें। नहीं मिलता तो फिर आप अपने अपनी फाइनेंस को इस तरीके से प्लान करें, डायग्नोज करें, जल्दी एक्सेप्ट करें और उसी तरह से उसी दिशा में आगे बढ़ें। चौथी बात यह है कि जो डिसेबल्ड, जिनकी डिसेबिलिटी मॉडरेट या माइल्ड है या जो सीवियर में भी कुछ कर सकते हैं, उनको काम करने के लिए एनकरेज करें। उतना अच्छा होगा आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी कि अगर वो खुद अपने खर्चे को उठाने की क्षमता रखें, वो खुद कोई काम कर सके। अगर वो कर सकता है, कंडीशन ऐसी है, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए। पैट्रियटिक माइंडसेट ना रखें, नहीं ये नहीं कर सकता, कैसे होगा, ये वाली विचारधारा ना लाए। क्योंकि जब आपका बच्चा डिसेबल्ड है, आपको उसके खर्चे तो देखने हैं, साथ ही साथ अपने भी देखने हैं, तो आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत क्रूशल होनी चाहिए। बिहेवियरल थेरेपी हो, या एजुकेशनल थेरेपी हो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, सबके लिए आपको पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आप अपने अगर माइंड में रखेंगे तो आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रखें, उसकी हर मूव को ऑब्जर्व करें कि वो क्या चाहते हैं, उनके कितने खर्चे हैं, क्या एक्टिविटी, क्या ज़रूरत हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपना टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस प्लान लें। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया। इसमें कुछ और बातें हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, माय ओपिनियन सेक्शन के बाद अब आइए सुन लेते हैं जॉब अलर्ट्स। दोस्तों, गुरुग्राम की अग्रिम ITES कंपनी में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट खुल गई है। गुरुग्राम स्थित कंपनी का नाम है ग्लोबल लॉजिक। एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए सालाना 2.28 लाख के वेतन की सीमा भी दी गई है। ये पोस्ट OH यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए खुली है और इसमें वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के जॉब पोर्टल पर विजिट करें, जिसका लिंक है www.sarthakindia.org, या आप विजिट करें सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का फेसबुक पेज अथवा संपर्क करें 01142004238 पर। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 4 पद, हेल्थ मैनेजर के लिए 1 पद और टेरिटरी मैनेजर के लिए 1 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में रिक्त है। क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट बॉडी। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में वर्क एक्सपीरियंस। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट रेगुलेटरी में। लोकल लैंग्वेजेस की नॉलेज होना इस पोस्ट के लिए बहुत जरूरी है।
अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 24 से 35 साल। इसके बाद ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन 2-year full-time degree or diploma post-graduation in management and regulatory certification. Work experience 3 साल का वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में या किसी सिक्योरिटी फर्म एक्सेट्रा में। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 23 से 35 साल। और अब बात कर लेते हैं टेरिटरी हेड पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट के लिए भी डिजायरेबल सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन 2-year full-time डिग्री और डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन। या कैंडिडेट्स के लिए डिजिटल मीडियम यानी टेलीफोन या वेब के थ्रू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का सेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 27 से 40 वर्ष। इन पोस्ट के लिए याद रखें, अप्लाई करने के लिए 100 रुपए फीस देना अनिवार्य है। इन पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2021। ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट का करियर सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा और इस सेगमेंट के बारे में और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आप अपना फीडबैक्स हमें हमारे YouTube चैनल पर और हमारी रेडियो उड़ान वेबसाइट पर या हमारी मेल आईडीज पर जहां आपको सुविधा होती है आप अपने फीडबैक्स जरूर देंगे। बहरहाल अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम को खत्म करने का, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आइए सुने न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल बनाए जाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय व्यवस्था को डिजिटाइज बनाए जाने की घोषणा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के मौके पर वर्ल्ड पेरेंट्स हीमोफीलिया एसोसिएशन बनाए जाने की हुई घोषणा। केरला की MBBS स्टूडेंट लड़ रही अपनी डिसेबिलिटी सेरेब्रल पैल्सी और नेशनल सिस्टम से। दिव्यांगजनों की समस्या के निवारण के लिए बिहार में मॉनिटरिंग कमेटी का किया गया गठन। और पंजाब में कम पेंशन की वजह से तकलीफें उठा रहे दिव्यांग पेंशन माहवार सिर्फ 750 रुपए। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।